नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गनी, वनक्कम। आप सभी गोल्डी मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़ी हुई हैं सुमेधा वर्मा ओझा जी। सुमेधा जी हमारे साथ पहले भी जुड़ चुकी हैं। शी इज एन एक्स आईएएस ऑफिसर। शी वाज आल्सो इन यूएन। शी इज अ बिग राइटर, ब्लॉगर एंड बहुत सारी एशियन स्टडीज राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ आई वुड से वेदास टिल प्रेजेंट बहुत स्टडी करते हैं। और इनकी हिस्ट्री बुक्स की ना आई थिंक एक पूरा कबर्ड लग सकता है। दैट इज द काइंड ऑफ बुक शी राइट्स, लाइक राइट्स एंड शी इज इक्वली एन voracious रीडर, क्योंकि लिखने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन पेन डाउन योर थॉट्स। यस, सो बट द टाइटल टुडे, अ वेरी वार्म वेलकम बिफोर आई स्टार्ट सुमेधा जी। थैंक और आज का मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है जी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नायाब और यूनिक है हमारी आंखों के सामने, बट हमें नजर नहीं आता है। जिसका सिक्का चलता है उसकी सत्ता चलती है। आई थिंक विद दैट आई पास ऑन द टॉपिक, बिकॉज ये टॉपिक आई थिंक सुमेधा जी से बढ़िया कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, बिकॉज ये एशियंट इंडिया पे इनकी जो पकड़ है वहीं से ये टॉपिक निकल कर आता है कि जिसका सिक्का मतलब जिसकी करेंसी उसकी पावर। जी सुमेधा जी, ओवर टू यू। यू गायत्री। ये बहुत ही एक रोचक है ये विषय, और काफी टेक्निकल भी है, पर मैं आज इसे कुछ बहुत ही सिंपल ढंग से इसके बारे में बात करने की कोशिश करूंगी। और मेरे ख्याल से सवाल भी आप पूछ लेंगी, अगर बीच में कुछ ऐसी जरूरत हो तो आप सवाल भी पूछ लेंगी। तो इस छोटे से वाक्य के पीछे क्या है? सत्ता और सिक्का दोनों अलग अलग पहलू हैं पावर, शक्ति के। हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, करेंसी पावर। तो जिसके पास पावर है वो अपनी पावर को पूरी दुनिया में चला सकता है। किस तरह से? वो बहुत तरह से चलाता है। इकोनॉमिक पावर हो सकती है, पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर। आज इस पहलू को हम बड़े अच्छे से समझेंगे। ऐसे समझेंगे, पुराने जमाने में जाकर, हजारों साल पहले जाकर इस पहलू को समझेंगे, और फिर सीधा भागकर आज के दिन में आ जाएंगे और आज के विषय को समझेंगे, इस सत्ता और सिक्का के बीच में जो कनेक्शन है उसको लेकर। तो पुराने जमाने में भी बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स होते थे। हम बात करेंगे अपने एम्पायर, अपने पहले द फर्स्ट इंडियन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर की। तो मौर्यन एम्पायर जिस समय में था, समझ लीजिए कॉमन एरा के 300-400 साल पहले, तो उस समय दो बड़े ग्लोबल एम्पायर्स थे। एक था राजा सेल्यूकस, एक थे राजा चंद्रगुप्त। सेल्यूकस कौन था? आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, द ग्रीक किंग, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। वो बहुत जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई, और उसने जितनी सारी जगहों का उसने को अपने राज्य में मिलाया था, उन सबका उत्तराधिकारी बाकी सब लोगों को हराकर सेल्यूकस बना। अब इन दोनों की लड़ाई हुई, तो इन दोनों की लड़ाई के बारे में मैं आज क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इनकी लड़ाई हुई यही सत्ता, सिक्का, ट्रेड, कॉमर्स, पावर, इन्हीं चीजों को लेकर। सेल्यूकस चाहता था कि जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उस समय का ट्रेड रूट था, जो भारत से जाता था यूरोप तक, उस पर कंट्रोल सेल्यूकस का हो, और चंद्रगुप्त ये कंट्रोल नहीं देना चाहता था। अर्थशास्त्र में इस ट्रेड रूट का नाम हेमवत मार्ग लिखा गया है, क्योंकि ये ऊपर ठंडी जगहों में हिमालय के पास से शुरू होता था। गायत्री, अगर एक बार कुछ एक नक्शा, दुनिया का नक्शा अगर हम देख लें तो थोड़ा सा ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो खैर, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की लड़ाई हुई। आप इंडिया का नॉर्थ वेस्ट देखिए, काबुल, जिसका पुराना नाम था कुभा, काबुल, कुभा नदी के किनारे इन दोनों की लड़ाई हुई। लेकिन फिर इन दोनों ने सोचा कि लड़ाई से अच्छा है संधि कर लेना। उस संधि में क्या हुआ? सेल्यूकस ने अपनी बेटी चंद्रगुप्त से ब्याह दी। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। हाथी यूरोपियंस ने कभी देखा नहीं था। हाथी को युद्ध में कैसे इस्तेमाल करना है उन्हें पता नहीं था। तो ये उनके लिए एक ऐसा वेपन हो गया जो कि बहुत दिनों तक वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। सेल्यूकस के लिए एक ये बहुत ही पावरफुल टूल हो गया उसके हाथों में। तो अब शुरू हुआ दौर सेल्यूसिड मौर्यन मैत्री का। इन दोनों की जो मैत्री थी, इसके कारण जो ट्रेड एंड कॉमर्स था पूरी दुनिया में, वो फैल गया। उसको, जिसको कहते हैं ना आज की भाषा में, टर्बो चार्ज हो गया। तो अभी आप देख रहे हैं ये सारे मैप्स हैं। ये जो मैप है इसमें बहुत सारे लाइन्स हैं। आप इंडिया वाली लाइन देखिए, कोस्ट में बहुत सारे पोर्ट्स थे। उसके बाद
इसके अंदर कुछ इनलैंड रूट्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक और दिखाऊँगी वो इंडिया से निकलकर जहाँ अरेबिया लिखा है उधर निकलेगा, फिर अरेबिया, पर्शिया जहाँ लिखा है उससे निकलकर वो उधर यूरोप तक चला जाएगा। वो एक लैंड रूट होता था। ये लैंड रूट होता था यहाँ से इंडिया से सामान यूरोप जाने के लिए। उधर आप राइट साइड में चाइना देख रहे हैं, चाइना और उधर रशिया भी है, लिखा नहीं हुआ है मगर है। तो इस ज़माने में क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन ये थी कि चाइना और रशिया और साउथ ईस्ट एशिया से बहुत तरह की चीज़ें इंडिया आती थी। इंडिया में जो सामान प्रोड्यूस होता था, उनके साथ मिलाकर इंडिया से फिर ये सारा एक्सपोर्ट हो जाता था टू यूरोप। तो आपको क्या ये समझ में आ रहा है ना कि उस वक़्त इंडिया सेंटर ऑफ ट्रेड रूट्स एंड सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हुआ करता था। ये वही ज़माना है जिसमें एक ही अकेली स्टडी है ओईसीडी की जो ये बताती है कि पुराने ज़माने में किस देश की क्या जीडीपी थी। वो एक अकेली स्टडी है और वो ओईसीडी की है जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अनुसार इस समय में भारत देश जो है वो पूरी दुनिया का 32% जीडीपी प्रोड्यूस करता था। तो आप ये समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी एक उपलब्धि थी और कितनी बड़ी शक्ति थी इंडिया के पास कि वो 32% प्रोड्यूस करता था और उसको यहाँ से वहां कुछ एक्सपोर्ट करता था। चाइना और रशिया से जेड आता था या क्रिस्टल आता था। फिर साउथ ईस्ट एशिया से कुछ-कुछ स्पाइसेस आते थे। वो इंडिया में जो स्पाइसेस बनते थे मिलते थे उनके साथ मिलाकर फिर कॉटन, सिल्क, एनिमल स्किन्स, जेम्स, ज्वेलरी, वुड, परफ्यूम्स, स्पाइसेस ये सारे एक्सपोर्ट हो जाते थे और बदले में क्या मिलता था? बहुत सारे पैसे, बहुत सारा स्वर्ण और इतना सारा स्वर्ण कि एक समय एक प्लिनी द एल्डर हुआ करते थे रोम में। उनको इतना ज़्यादा दुःख और कष्ट था कि उन्होंने बहुत कंप्लेन किया कि इस हिसाब से तो रोम के सारे पैसे, रोम का सारा गोल्ड वो तो इंडिया के पास पहुँच जाएगा। अब बंद करो ये ट्रेड क्योंकि हम इसे अब नहीं झेल सकते हैं। तो अब क्या है सत्ता और सिक्का के बीच में जो हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं कनेक्शन, आप अगर उस समय के अवशेष देखेंगे तो आपको बहुत सारे इंडियन मौर्यन अवशेष इन सब जगहों में मिलेंगे। इक्वली आपको रोमन अवशेष भी इंडिया में मिलेंगे, रोमन आइटम्स के अवशेष इंडिया में मिलेंगे। दिस वाज द टाइम व्हेन पावर वाज हाँ, ये अच्छा एक दीज आर द टाइप्स ऑफ मॉडर्न कॉइन्स जो आपको मिलेंगे इन सब सारी जगहों में। तो इसमें सत्ता और सिक्का में कनेक्शन क्या है? जब आपके पास हार्ड पावर होती है, यानी कि आप प्रोड्यूस करते हैं बहुत कुछ, आपके पास आर्मी भी होनी चाहिए और आपके पास आइडियाज़ भी होनी चाहिए। मौर्यंस के पास तीनों थे। आर्मी भी थी, आइडियाज़ भी थे, ट्रेड भी था और पावर भी था। इसलिए वो उस समय के बहुत बड़े एम्पायर्स में से एक थे। आगे अगर हम थोड़ा बढ़ें तो ये जो ट्रेड है, ये जो स्पेशली जिसको इंडियन ओशन लिटोरल ट्रेड बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये सारे जो पुराने जो बड़े-बड़े किंगडम्स थे, वो सब इंडियन ओशन के इधर-उधर ही पाए जाते थे। वो या इजिप्ट हो, या इंडिया हो, या मेसोपोटामिया हो, या चाइना हो, सब वहीं पाए जाते थे एंड दैट वाज़ द लोकस ऑफ पावर, दैट वाज़ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सत्ता। जैसे-जैसे समय बढ़ा, पहली फर्स्ट मिलेनियम ऑफ द कॉमन एरा अगर हम ले लें, तो भारत की ये जो ट्रेड थी, ये दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। चोल साम्राज्य के बारे में हमने सब सुना है। चोल साम्राज्य जो साउथ ईस्ट एशिया का समझ लीजिए ऑलमोस्ट एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ जो साउथ ईस्ट एशिया का है, इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द चोला एम्पायर। आप उनके कॉइन्स ले लीजिए या आप उनके आर्ट उनका ले लीजिए, उनका लैंग्वेज ले लीजिए। फिर द चोलास, द पल्लवास जैसे इंडिया और कोरिया के बीच में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपको ये पता होगा कि एक अयोध्या की प्रिंसेस गई थी, एक कोरियन किंग से उसने शादी की, फिर शी बिकेम द क्वीन ऑफ कोरिया एंड मेनी पीपल इन कोरिया आर स्टिल डिसेंडेड फ्रॉम दैट क्वीन। तो ये जो सारा कुछ था ना, इंडिया और इट्स रिलेशंस विद द वर्ल्ड, ये सारे बहुत ही इस तरह से चलते गए कि हमारी सत्ता बहुत स्ट्रॉन्ग थी और ये सत्ता स्ट्रॉन्ग थी बहुत सारे कारणों से। मैं आपको एक बस नाम बताना चाहती हूँ कुछ कॉइन्स का, जो इंडियन कॉइन्स से
जैसे कंबोडिया और खमेर एम्पायर, इसमें जितनी कॉइनेज थी, दे वर ऑल बेस्ड ऑन इंडियन कॉइन्स। ब्रॉन्ज या ब्रास के होते थे, और इनका नाम भी मैं आपको बताती हूँ। सुमेधा जी, एक चीज और है ना, जितनी स्ट्रॉन्ग सत्ता होती थी उसी टाइप का कॉइन होता था। जैसे ब्रास के भी कॉइन्स हुए, सिल्वर के भी कॉइन्स हुए, गोल्ड के भी कॉइन्स हुए, एंड इट वाज एग्जैक्टली। आल्सो मेजरमेंट ऑफ ट्रस्ट, ट्रेड, यस, पावर, एग्जैक्टली। आप तो मुझे है ना? ऐसे ऐसे जी। सवाल पूछ रही है ना कि हो सकता है मैं आपको ये प्रोग्राम ही ना बंद करने दूं, क्योंकि ये इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग और मेरे रिसर्च एरिया से कनेक्टेड है। तो देखिए, पहले कॉइन्स बनते थे, और जैसे अगर आप मौर्यन पीरियड को ले लीजिए, तो वहां स्पेशल मिंट्स होते थे, लक्षण लक्षण अध्यक्ष होते थे, और वो उस पे स्टैम्प करते थे। राजा का उसके ऊपर स्टैम्प होता था, और इनका वेट, इनका एग्जैक्ट साइज, ये कैसे बनेंगे, ये सब एकदम स्टैंडर्डाइज्ड होते थे। और इनको, दे वर नॉट टू बी डिबेस्ड, बट उस जमाने में भी काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स चलता था। इनफैक्ट काउंटरफीटेड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन सम प्लेसेस। तो ये एक बहुत जरूरी काम होता था राजा का, कि वो अपने कॉइन्स को डिबेस ना होने दे, और कॉइन्स जहां भी यूज हो वो सारे एकदम सही तरीके से, सही साइज के, सही वेट के हों। तो वो गोल्ड कॉइन्स कम होते थे, लेकिन मोस्टली जैसे मॉडर्न जमाने में सिल्वर के कॉइन्स होते थे, और वो कारशापण बोलते थे उनको, और अलग-अलग तरह-तरह के कॉइन्स होते थे, और इन सबको आप पाएँगे अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आपको मिल जाएँगे। और इन साउथ ईस्ट एशिया, मोस्ट ऑफ द कॉइनेज हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंडिया। इनफैक्ट ये कहा करते हैं ना बहुत सारे हिस्टोरियंस, पूरा डेवलपमेंट जो साउथ ईस्ट एशिया का है, उनकी राजशाही, उनकी सत्ता, उनका एम्पायर, उनके सारे सिस्टम्स, ये सारे इंडियन सिस्टम्स पर ही बेस्ड हैं। वो, the connections are too strong. This was because India was a very strong power which could impose a lot of, not, I will not use the word impose, I'll withdraw that. The ideas that India sent to Southeast Asia were so attractive that they found a very good home over there, and people wanted to get those ideas and make them their own guiding principles. तो इसके कारण चोल, पल्लव, उड़ीसा के एम्पायर्स, ये सारे का बहुत सारा इन्फ्लुएंस हुआ है ऑन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अब हम बड़ी अच्छी अच्छी सुनहरे कहानी से थोड़ी से डार्क एज में आएंगे अपने लिए, यानी कि भारत देश के लिए थोड़े से डार्क एज में आएंगे। क्योंकि बाद में 11वीं 12वीं सदी में क्या हुआ कि ये जो सारे ट्रेड रूट्स थे ये कुछ बंद हो गए। एक कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का देश था, वो कॉन्स्टेंटिनोपल, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट कॉल्ड द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। वो जो सिटी है वो बर्बाद हो गई। उसके बर्बाद होने के बाद ये ट्रेड रूट ब्लॉक हो गया। इसके बाद यूरोपियंस ने एक नया ट्रेड रूट ढूंढा, और इससे शुरू हुई हमारे कॉलोनाइजेशन की वो सारी बहुत ही दुखद गाथा। दैट पीरियड स्टार्टेड। तो कॉलोनाइजेशन के समय क्या हुआ, वो अटलांटिक ओशन के आसपास जो कंट्रीज थे, दूसरी एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सारे यूरोपियन नेशंस, दे बिकेम मोर इंपॉर्टेंट। उनके बीच का ट्रेड, उनके बीच का पावर रिलेशंस, और वो उन्होंने फिर एक एम्पायर बनाया, फिर पूरे ऑलमोस्ट पूरे दुनिया को किसी तरह से उस एम्पायर में फंसा लिया। उसके बाद उन्होंने अपने सारी चीजें इम्पोज की। अब इन्होंने क्या इम्पोज किया, ब्रिटिश लोगों ने, उन्होंने इम्पोज किया पाउंड स्टर्लिंग, और उन्होंने इम्पोज किया गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब बहुत ही सिंपल ढंग से कि आपके पास जो भी पैसे हैं उसमें जितना भी गोल्ड मिलेगा वो बैंक आपको देगा अगर आप बैंक जाएंगी तो। आज के दिन नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे नहीं है, लेकिन एक समय में यही हुआ करता था। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका था ब्रिटेन का टू कीप फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड। तो चलता रहा ये 1870 से लेकर समझ लीजिए 1940-50 तक ये चलता। जी, आप जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से जो सिक्का है उसी की पावर, ठीक है, उसी का जियो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। तो पिछले जमाने में हर अलग अलग तरीके के सिक्के भी होते थे, अलग अलग तरीके की उनकी पावर्स भी होती थी। जैसे कॉपर के सिक्के हुए, उसके बाद सिल्वर हुआ, उसके बाद गोल्ड हुआ। सो हाउ डू यू कनेक्ट द पास्ट एंड द प्रेजेंट एंड द जियो पॉलिटिकल शिफ्ट? जी। तो ये तो बात बहुत सही है ना कि एक बड़ी सत्ता जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का विश्वास है,
तभी वो अपना सिक्का, अपनी करेंसी इश्यू कर सकती है। नहीं तो कोई उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना, क्यों एक्सेप्ट करेगा? तो ये पावर इसलिए भी, ये जो तुम्हारे सिक्का और सत्ता है, ये दोनों बहुत क्लोज़ली कनेक्टेड हैं। बिना पावर के आप करेंसी इश्यू नहीं कर सकते, उसको हैंडल नहीं कर सकते, स्टैंडर्डाइज़ नहीं कर सकते, कोई आपको मानेगा ही नहीं। आप में अगर ट्रस्ट है, तो आपकी करेंसी, आपका सिक्का हर जगह चलेगा। पावर देखो, सत्ता और सिक्का बिल्कुल एकदम ऐसे हैं। तो अब ये है कि आज के दिन में तो कोई ऐसे सिक्के एग्जैक्टली नहीं है। अब तो नाउ वी आर मूविंग टू पेपर करेंसी, डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट हैव यू, बट द प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम। आप अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका के पास डॉलर है जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा वेपन है। अमेरिका एक बड़ा पावर है। अमेरिका ने अपनी सत्ता किसी ना किसी तरह से, जिसको नए तरह का उपनिवेशवाद या न्यू कॉलोनियलिज्म, न्यू इंपीरियलिज्म भी बोलते हैं, उसने पूरे दुनिया में स्प्रेड किया हुआ है। उससे, उसके पावर से कनेक्टेड, उसके इकोनॉमिक, कमर्शियल, सॉफ्ट पर आप हॉलीवुड फिल्म्स को ही देख लीजिए, क्यों देखते हैं सारे लोग दुनिया में? और उनको देख-देख कर क्या होता है, अमेरिका की पावर, अमेरिका की सॉफ्ट पावर बहुत बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से ना अमेरिका ने अपने आप को ऐसे एक वर्ल्ड एम्पायर की तरह पोजीशन कर लिया था। 20th सेंचुरी में काफी कुछ उसका ऐसा ही चला। अब जो है वो थोड़ा बहुत बदल रहा है। अब आप देखिए, यूक्रेन में वॉर हुआ, उस वॉर में रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया, अमेरिका और उसके अलाइज को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने सैंक्शन कर दिया रशिया को। सैंक्शन का क्या मतलब? कि हम आपको डॉलर में ट्रेड नहीं करने देंगे। अगर आपको डॉलर में नहीं ट्रेड करने देंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया का सारा ट्रेड डॉलर में ही चलता है। वो या ऑयल हो या बहुत सारे और भी चीजें हो, वो सारा ट्रेड चलता है डॉलर में ही। तो अगर ये रास्ता बंद, तो रशिया के लिए पैसा, करेंसी बाहर जाना और वापस आना बहुत मुश्किल है। अच्छा, और दूसरी चीज़ आप देख लीजिए कि रशिया कभी इतना पावरफुल हुआ नहीं कि उसने अपने रूबल को पूरे दुनिया में फैला दिया, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो रशिया का रूबल तो रशिया में लिमिटेड है, तो उसके आगे बढ़ नहीं सकता। अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया में चलता है, और अमेरिका ने अपने मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर से ये पक्का कर दिया है कि आप केवल डॉलर में ही कर सकते हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ पेमेंट्स। तो ये सिस्टम उसके लिए बहुत अच्छा चल रहा था, जिससे मैं नहीं खुश हूं, छोड़ो, तुम अब नहीं करोगे ट्रेड। तो आप डराकर वीक कर देते थे उन कंट्रीज को, उनसे आप टेक्नोलॉजी, ट्रेड, गुड्स, सर्विसेज सब रोक लेते थे। ईरान का हाल सब जानते हैं। तो अमेरिकन सैंक्शंस डॉलर एज अ वेपन यूज करके बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। अब क्या हुआ है? अब नई चीजें हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है। क्यों? क्योंकि सत्ता का स्ट्रेंथ बदल रहा है। अलग-अलग देश अब ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। आप इंडिया का एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, और करंट सैंक्शंस ऑन रशिया का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। तो यूएस ने सैंक्शन किया कि कोई नहीं खरीदेगा रशिया का ऑयल। तो क्या इंडिया ने माना? नहीं माना। क्योंकि आजकल ये जो डॉलर एक अकेला था, जिस, वही समझ लीजिए, सिक्का ही समझ लीजिए उसको, वही सिक्का जिसकी सत्ता चलती थी पूरे पूरे पूरी दुनिया में, वो अब थोड़ा-थोड़ा हिल गया है, थोड़ा-थोड़ा क्रम्बल कर रहा है। एक चाइना उधर से ऊपर उठ गया है, जहाँ पे युआन है। वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है कि युआन में ट्रेड हो। अब बाकी देश भी परेशान हो गए ना अमेरिका के इस यूनिलैटरलिज्म से, जिससे हम नहीं खुश हैं, हम उसको ट्रेड नहीं करने देंगे। तो अब वो भी नाराज़ हो गए इससे, तो दे आर आल्सो लुकिंग अराउंड कि हम क्या कर सकते हैं। चाइना की सत्ता, चाइना का पावर, इकोनॉमिक पावर बहुत बढ़ गया। उसका सॉफ्ट पावर थोड़ा कम है, पर हार्ड पावर है, ट्रेड पावर है। चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग इकोनॉमीज़, एक्सपोर्ट्स के कारण ही इतना ऊँचा उठा है वो। तो अब पीपल आर लुकिंग टू चाइना एंड ट्राइंग टू ट्रेड इन युआन। व्हाट डिड इंडिया डू? इंडिया एंड रशिया डिसाइडेड कि हम रूपी में ही ट्रेड करेंगे। इसके कारण एक रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं, उसके लिए पहली बार आरबीआई ने दिए अप्रूवल्स, और अब वो अकाउंट सेटअप हो गए हैं। अब इंडिया और रशिया ट्रेड कर रहे हैं रुपीज में। तो इससे क्या हुआ? जो सत्ता है, वर्ल्ड की सत्ता, जो ग्लोबल सत्ता है यूएस की, धीरे-धीरे क्रम्बल करेगी। डी डॉलराइजेशन आजकल बहुत
चारों तरफ डी डॉलराइजेशन का डंका बज रहा है कि अब हम डॉलर, जो एक पूरा वर्ल्ड स्टैंडर्ड था, केवल डॉलर में ट्रेड होता था, उन सब चीजों को अब हम बदलते हुए देख रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है। अच्छा, और अब हम इसको पास्ट से कैसे कनेक्ट करेंगे? क्यों हमने बात की मौर्यंस की और चोलास की? क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है, ये वहीं वापस जा रहा है। तो आप समझिए कि इंडियन ओशन से शिफ्ट हुआ था अटलांटिक ओशन, सेंटर ऑफ वर्ल्ड पावर एंड पॉलिटिक्स, वापस वो आ रहा है इधर इंडियन ओशन की तरफ। नया एक आपने सुना होगा, इसका नाम है आईबेक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो शुरू में हमने एक डिस्कस किया था, ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड रोम एंड ग्रीस, इट इज एग्जैक्टली, ये देखिए, इट इज एन एग्जैक्ट रीडू ऑफ दैट सेम कॉरिडोर। और ये क्यों हमें इंपॉर्टेंट लगता है एज एन ऑब्जर्वर, एज एन इंडियन? क्योंकि ये उस जमाने का है जिस जमाने में हम 32% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी प्रोड्यूस करते थे। 32%, 1/3 ऑफ एवरीथिंग दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। फिर आए इस्लामिक इन्वेजन में, वो 24% हो गया। ब्रिटिश आए तो वो 4% हो गया, और नेहरू जी आए तो वो 3% हो गया। आज हम 3% पर हैं। तो आप ये सोचिए, 3% से 32% पर हमको वापस जाना है। और क्या, यही मेरा सवाल यही है, क्योंकि ये सब चीजें सिर्फ सोचने और बोलने से नहीं होती, करना पड़ता है। ये ट्रेड रूट जो वापस खुल रहा है, एक जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट वापस हो रहा है टू इंडियन ओशन, टू एशिया, कि एशिया और एशियन नेशंस, चाइना हो, इंडिया हो, ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। क्या इज दिस अ harbinger of the fact that we will go back to that same time when India was a very heavy hitter? इंडिया के पास सत्ता भी थी, सिक्के भी थे, और पावर भी था, हर कुछ था। क्या हम वापस जा सकते हैं? वहां जा सकते हैं अगर हम मेहनत करें तो। गुड्स एक्सपोर्ट, सर्विसेज एक्सपोर्ट, आखिर मैं बात किसकी करूं? जीडीपी की। तो अगर इंडिया की जीडीपी इंक्रीज करे और हम फिर बढ़ते जाए, क्या हम 1/3 ऑफ वर्ल्ड आउटपुट दे सकते हैं? अभी तो बहुत ही मुश्किल लगता है, बिकॉज वील हैव टू इंक्रीज इट बाय 10 टाइम्स, बट वी कैन ऑलवेज होप एंड वी कैन ऑलवेज ट्राई। तो ये आप देखिए कि यहाँ से किन तरह की चीजों को एक्सपोर्ट करने का हम सोच रहे हैं। तो दिस इज अ सी प्लस लैंड रूट। देयर विल बी railways, there will be roads, and there will be shipping routes. And we will ship not only goods, but we will also ship, there are also digital lines being laid. Then there are also clean energy lines being laid. तो there is a desire कि clean hydrogen भी यहाँ से लेकर इधर से चलेगा, और सारी जगह ये clean hydrogen एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा। तो ये कॉरिडोर बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, और वापस एक जमाने को रिफ्लेक्ट करता है जब हम बहुत ज्यादा, बहुत शक्तिशाली थे, सत्ता और सिक्का दोनों साथ साथ चलती थी। जी, सुमेधा जी, एक 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 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। इसका मतलब रशिया कभी पावरफुल नहीं था, इसलिए उनका सिक्का कभी फैला नहीं, ये या फिर बहुत उनका बहुत ट्रेड ही रूट एकदम व्हाट बहुत ही अबाउट यूके? व्हाट अबाउट यूके? तो ब्रिटेन? रशिया का तो क्या हुआ ना, वो रशिया आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन, उन्होंने अपने चारों तरफ के बहुत सारे कंट्रीज को मिला जुलाकर एक यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स बनाया था, जो कि 1989 में वो टूट गई। क्यों टूटी? बिकॉज इट वाज आर्टिफिशियल एंड इट वाज ह्यूज। आप समझ लीजिए कि यूरेशियन मैस का 1/3 2/3 तो वो यूएसएसआर होगा। वो बहुत बड़ा था, लेकिन उसके पास रेक्विजिट इकोनॉमिक प्रोडक्शन और रेक्विजिट करेंसी स्ट्रेंथ और requisite soft power कुछ नहीं था। It was, you know, behind an iron curtain. They did whatever they wanted, try to project to the world that we are very strong. But ये केवल प्रोजेक्ट करने से नहीं होता है, तो ये झूठ था। इसलिए वो यूएसएसआर भी टूट गया, और रशिया भी अभी बहुत ही अच्छे हाल में नहीं है। यूके की बात अलग है, क्योंकि वो तो एक जमाने में अपना पूरा ब्रिटिश एम्पायर चलाता था। अगर आप 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी का बिगिनिंग देखें, तो उस समय गोल्ड स्टैंडर्ड और पाउंड चलता था। ये जो आज का डॉलर है, वो उस समय का गोल्ड स्टैंडर्ड और पाउंड होता था। तो उसको ही यूज करके वो सारे
दुनिया में अपना कंट्रोल बनाकर रखते थे। 1970 में यूएस बिकेम फार टू इम्पोर्टेंट, तो दे सेड हम नहीं मानेंगे। तो उन्होंने सारा उसको एक ब्रेटन वुड्स सिस्टम बोलते हैं, उसको तोड़ दिया और उन्होंने अपना डॉलर वाला सिस्टम ले आया। तो पावर, पावर ही चाहिए, पावर चाहिए और उसको इस्तेमाल करने का तरीका जानना चाहिए। सिर्फ पावर से नहीं होता है, कुछ यहाँ से भी निकलना चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, क्योंकि मैं तो अर्थशास्त्र को पढ़ने वाली हूँ, तो कौटिल्य की तरह नेशनल इंटरेस्ट समझकर आपको पावर यूज करना है। और आज के दिन में ना जो ये जियोपॉलिटिक्स आप कह रहे हैं, ये आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जो समय ऐसा होता है चीजें चेंज कर रही होती हैं, तो पीपल एंड कंट्रीज हु आर स्मार्ट, they can act for their national interest and get a lot of advantage. I think today India has got a lot of advantage out of this changing geopolitics. उसने अपना स्टेचर बहुत बड़ा कर लिया है। अब आप आज देख लीजिए ना, इंडिया जो है उसने आज कहा कनाडा इज अ टेररिस्ट नेशन। क्या 25-30 साल पहले हम ये कह सकते थे दैट कनाडा इज अ टेररिस्ट नेशन? नो। क्या हम कह सकते थे कि हम वीजा नहीं देंगे कैनेडियंस को? नहीं। ये सब चीजें हम कह ही नहीं सकते थे। क्या हम वो ट्रूडो को बुलाकर डांट सकते थे, ट्रूडो के पिताजी को? नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना पावर नहीं था और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो ये सब सारी चीजें एक साथ चलती हैं, लेकिन एट द एंड, इन द एंड इट इज And रियल। how closely is trust, trade, and geopolitics connected? Ji. So, trust is something that people have in you. Again, it's a mixture of hard and soft power. कि आपके पास देख रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत अच्छी है, आप मिलिटरली स्ट्रांग भी हैं और आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज हैं, बिग आइडियाज, सो पीपल वांट टू बी लाइक यू। So there was a time when everyone in the world wanted to be like Indians. This is the time of the Mauryans, of the Cholas. Today, everyone doesn't want to be Indian, everyone wants to be American. So this is what trust means, trust in that country's system, in that country's ideas. And America had this trust, but it has now lost it. People have become weird in America. The kind of ideas which are coming out of it, extremely woke ideas, and the rest of the world is not able to adjust to that kind of wokeism. Along with that, उसकी इकोनॉमिक पावर भी घट गई है। अलोंग विद दैट उसकी मिलिट्री एक जमाने में ऐसे इतनी स्ट्रांग होती थी ना कि हम कहीं सामने ही नहीं आ पाते थे। आज भी वो स्ट्रांग है, आज भी वो दुनिया की पहली मिलिट्री है, लेकिन चाइना इज निपिंग एट इट्स हील्स एंड इंडिया इज नॉट डूइंग टू बैडली आइदर। वी ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रांग मिलिट्री। तो अमेरिका ने अपना ट्रस्ट खो दिया। जब अमेरिका ने अपना ट्रस्ट खो दिया, तो naturally there will be geopolitical changes. So all these three things that you mentioned are closely connected. जब ट्रस्ट No, खो दिया, because these three things are also associated with, there's another country which is a superpower, that is China. तो चाइना के साथ भी ट्रेड, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज की डेट में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वही है, ट्रेड सबसे ज्यादा है। देन वेयर इज इट लैकिंग? उनका युआन, वही जो मैंने कहा फिर से क्वेश्चन, जिसका सिक्का उसकी सत्ता, उनके साथ ये चीज रेप्लिकेट नहीं की। जी देखिए, एक तो उनके पास बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, वो है अमेरिका। दे आर नंबर 2, दे आर नॉट नंबर 1। एंड नंबर 1 का सिक्का और नंबर 1 की सत्ता चल रही है, तो दे हैव टू ब्रिंग इट डाउन कंप्लीटली। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दैट। एंड द अदर थिंग इज, चाइना एक ओपन सोसाइटी नहीं है ना। तो हम चाइनीज बनना चाहें तो हम क्या बने? क्या हम चाइनीज बनना चाहते हैं? हाँ, बनना चाहते तो क्या बने? वी डोंट नो, इट डजंट हैव एनी सॉफ्ट पावर। ट्रस्ट नहीं है। उसने ट्राई किया, कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खोले हर जगह, पर फिर उन कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स को स्पाइंग सेंटर्स बना दिए। तो ये स्पाइंग सेंटर्स जब बना दिए तो नेचुरली ट्रस्ट और घट गया ना। चाइना में दुनिया का ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है, इट्स ट्रांजैक्शनल। चाइना अगर नेशंस को पैसा देता है तो नेशंस उसकी बात सुनते हैं। लेकिन आप ये बीआरआई को ही देख लीजिए, उसने लोगों को, कंट्रीज को पैसे दिए बट एज डेट ट्रैप्स। सो नाउ ट्रस्ट इन चाइना इज जीरो। कोविड के बाद ये जो बीआरआई का डेट ट्रैप था, उसके बाद द ट्रस्ट इज जस्ट नॉट देयर। इसलिए उनकी सत्ता जो है, उनके सिक्के को चला नहीं पाई है अभी तक। अभी देखिए आगे फ्यूचर में क्या होता है, वी कैन नॉट से दैट इट्स ऑल डन एंड डस्टेड। लेकिन अभी तक उनके अंदर में, उनके ऊपर लोगों को इतना ट्रस्ट है नहीं। और आज के दिन में, बिकॉज इंडिया इज
कमिंग अप एज अनदर पोल, इंडिया की सोसाइटी इतनी ओपन है, इतने आइडियाज हैं, इतना ज्यादा इंटरैक्शन और एंगेजमेंट है पूरी दुनिया के साथ. यू नो, वी आर व्हाट वी आर, यू कैन सी अस, यू लाइक अस, कम एंड जॉइन अस. तो वी आर वेरी ओपन टू एवरीथिंग. इसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स भी है. वी आर अ chaotic सोसाइटी, वी आर नॉट अ वेरी ऑर्डरली सोसाइटी लाइक चाइना. बट अगर इंडिया का स्टेचर बढ़ेगा तो वो अपने मेरिट्स पर, क्योंकि लोग हमें देखेंगे, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो उसको फॉलो करेंगे, वरना नहीं करेंगे. तो हो सकता है इंडिया का जैसे पावर बढ़ता जाए, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, वैसे ही उसके ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ता जाए. फिर आप देखिए एक दिन रुपी शायद रिजर्व करेंसी हो. जी, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है सुमिता जी। अभी बात चल रही है जैसे डी-डॉलराइज़ेशन की। आपको लगता है इट इज़ गोइंग टू हैपन सून? क्योंकि कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जिनका मानना है कि इट विल हैपन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। पहला क्वेश्चन। दूसरा, इस वक़्त इंडिया भी रुपीज़ को लेकर काफ़ी एग्रेसिव है। बहुत सारी कंट्रीज़ में यूपीआई लॉन्च हो रहा है। हम कंट्रीज़ के साथ रुपी में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दिस? फ्यूचर में कैसे देखते हैं आप इसको? जी। See, de-dollarization is a definite trend. No one can get away from that. China has been trying this for a good decade or more. So it is definitely a trend. But if you were to say, if anybody were to say that America is a spend force, I would not agree, because it's not. And America has a habit, or it tries to reinvent itself. So right now it is not at a very good place. But 5-10 years down the line, can it reinvent itself? Perhaps. But today, the geopolitical changes may be too much for it to dial back time and put it back in the 90s when everything was done through the dollar. Because not only the yuan, but like we discussed, the Indian rupee, Vostro accounts, trade in Indian rupees, and biggest of all, actually, is the UPI. Because this digital payment system is something, वो जो मैंने कहा था ना, लोग कुछ देखते हैं और उनको अच्छा लगता है. तो ये जो है, ये सारी दुनिया को अच्छा लगा. आपने G20 में ध्यान दिया होगा, देयर वाज अ स्पेशल pavilion for this digital payment. यूपीआई पेमेंट्स। हाँ, हुँ। and people were so excited about it. So this may be something that can be adopted. Then we are encouraging people to pay in rupees. We are encouraging people to accept our payment systems. We are also trying hard to bring up our economic activity. So de-dollarization is a trend. Yes. 5 years, 10 years, perhaps yes, in 5 or 10 years, unless the US does something really strong to put it in check, de-dollarization is here to stay. So what will happen is that, according to, I mean, I think there will be, pockets where different kind of things will work. तो वो जो एक छत्र सत्ता, एक छत्र सिक्का ऑफ डॉलर, वो शायद ना काम करे. जी, इंटरेस्टिंग। तो आपको लगता है कि एंड व्हाट अबाउट चाइना? आपको लगता है कि चाइना जो है वो युआन को सक्सेसफुल कर लेगा? क्योंकि अभी जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ ब्रिक्स करेंसी की, बात चल रही है, आई नहीं है, मुझे आने के अभी आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं एटलीस्ट 2-3 इयर्स, ठीक है, बात ज़रूर चल रही है। आई थिंक दिस इज़ अ प्रेशर टैक्टिक्स फॉर यूएसए। तो आपको क्या लगता है युआन की क्या हालत होगी vis-a-vis इंडियन रुपीज़? बिकॉज़ हमारा कॉम्पिटिशन अभी डॉलर से नहीं है। We are still beginners. जी। So, very honestly, Gayatri, I don't see us as being very strong contenders for anything right now. We have just made known our ambitions. We have, हमने समझिए कि एक रास्ता तय किया है, पर उस रास्ते पर अभी चले नहीं हैं. तो अभी बहुत लंबा है ये रास्ता. एंड इवन रुपी एंड युआन, आप देख लीजिए ना कितना फर्क है हमारे इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी. 3 times, or is it 5 times? There's a huge difference between China's economy and our economy. However, China seems to have dug itself into a trap of many, many things. Real estate is failing, population is also falling. It has a lot of problems. So let us see how it deals with them. I think right now, जैसे टेनिस में बोलते हैं ना, advantage India. We may not have won the match or even the set, but it is advantage India. अब उस बॉल को हम कैसे खेलते हैं वो आप देखिए अभी. लेकिन समय है, हमें थोड़ा ट्रायम्फलिज्म में या एक एडवांस में खुश होने की जरूरत नहीं है. वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड राइट नाउ, गायत्री. एंड इफ वी वर्क हार्ड, दैट मे बी यू एंड आई कैन हैव दिस कॉन्वर्सेशन आफ्टर 5 years. देखेंगे कहाँ जी। पहुंचे.
अभी वो रास्ता दिख गया है, कंट्री इज ऑल रेडी टू गो. आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन प्लेस. लेट्स सी वेयर वी रीच. जी, आई गो बैक टू द एशियन टाइम्स। एशियन टाइम्स पे भी जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रेड रूट्स एंड हेंस द गोल्ड एंड द सिल्वर कॉइन्स एंड हेंस द जियोपॉलिटिकल व्हाट डू यू से डोमिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। एम आई राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और इसलिए गो तो बैक. यहाँ पे सुनीता जी एक बीच में, बिकॉज आई एम आस्किंग वेरी स्मॉल, आई माइट बी साउंडिंग वेरी किडिश बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक एंड यूएस ट्रेड नहीं करता है। अगर देखा जाए तो इट इज अ मोर इंपोर्टर देन एन एक्सपोर्टर। इट डजंट हैव मच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, But you know what it has? What we have they have power. ability Our to print dollars. So whatever it doesn't manufacture, it happily shifted all its manufacturing centers to China. Because and what it can pull it back as well whenever they want. that is a very good question. And I think that they are trying to restart or their manufacturing centers, and you see how it is a problem. Look at the manufacture of chips, and look at the way in which it is trying to get back manufacturing to itself. But for a good 20 years it said, okay, let all the messy manufacturing be done by China. We'll just print a lot of dollars and we'll buy those things. So look at that balance of trade between China and the US. Look at the amount of American debt that China holds. So it's not going to be very easy to extract themselves from the dragon's embrace. They are Right, trying, right. and they are ट्रेड की भी बात करो तो ऐसा नहीं है, दे आर इनटू द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेड्स। दे माइट नॉट बी इनटू पेपर एंड वो छोटा पुट्टा वाला ट्रेड्स, दे आर इनटू द ह्यूज ट्रेड आर्मी एंड व्हाट डू यू से आर्म्स एंड वेपन्स, most expensive one across the world, right? Pharmaceuticals, most expensive one across the world. The consumer goods like Walmart, Amazon, the most expensive ones across the world. So वो कर रहे हैं, but I think उनका जो क्वालिटी वाला जो ट्रेड है, that is very, very strong. Yeah, and I think you put your finger on it, that manufacturing hub nahi reh gaya na. That was at one time, that was what was Detroit. It was the manufacturing center for cars par excellence. ऐसा करना कभी हुआ था पहले? कभी नहीं हुआ था. And now Detroit is in shambles. तो मैन्युफैक्चरिंग को अपने हाथ से आप छोड़ दें, ये बहुत सही बात नहीं, क्योंकि दैट इज द रियल थिंग. अब आप जैसे देखिए, आज के दिन में हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो कहते हैं इंडिया शुड नॉट ट्राई टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग हब. द प्लैनेट कैन नॉट अफोर्ड इट, लेट चाइना डू इट. आई थिंक दैट इज ऑल रॉन्ग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. वी हैव टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग हब. और आप देखिए, वी हैव जस्ट इमर्ज फ्रॉम कोविड डेज व्हेन ईच कंट्री स्टार्टेड बिकमिंग टोटली प्रोटेक्शनिस्ट एंड नेशनलिस्ट. ये हमारा है, ये हम आपको नहीं देंगे, ये हम आपके साथ नहीं शेयर करेंगे. So I think that especially in today's geopolitical situation, it's very important to be self-reliant, Atmanirbhar. Cool, say. Thank you so much, Sumedha Di. Would you like to add anything on a concluding note? It was very, what do you say, exploratory talk, I would say. हम एक बहुत ऐसा interesting से angle से आज share कर रहे हैं. So I think I would like to say that this is a topic which everyone should be very interested in. For this, you have to cast a kind of bird's eye view, एक विहंगम दृश्य जिसे बोलते हैं ना पूरी दुनिया पे, and that is a fascinating exercise to take a look at every country and how it is coming up. हम लोग आज ऐसी जगह पे है ना, that we are arising, awakening ourselves, so we should become more alert to what is happening across the world. All these things, some of them are technical, but they are still very interesting. And geopolitics is something that we have to really keep an eye on, because we are big players. We are a big player now. And we have to remember Kautilya, we have to remember his national interest. And, he said that the world conqueror has to do this, that, and the other. So we have to be the Vijigishu, the world conquerors. So keep an eye on geopolitics. So I hope to have more such discussions with you, Gayatri. Thank you so much, Sumedha ji, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल बीट मीडिया. अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.